हेलो एवरीवन, दृष्टि के नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी नेट भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ खास टॉपिक को यहाँ चर्चा में लेकर आए हैं। ये खास टॉपिक क्या है? ये खास टॉपिक है वे टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं या प्रीवियस ईयर्स में इनसे कोई प्रश्न फ्रेम किया गया हो। ठीक है, तो आज की जो हमारी सीरीज है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, उस सीरीज के तहत हम फिर से एक खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक क्या है, इसके बारे में हमने हमारी पिछली वीडियोस में आपको बता दी है, क्योंकि ये एक सीरीज है जिसमें हम हमारे नेट जेआरएफ भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ खास टॉपिक का चयन करके उनके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है इस पूरी यूनिट पे, ध्यान रखिए, उसका नाम है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि आखिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में इसी स्पेक्ट्रम को या पूरे इस बैंड को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इन्हें किनके नामों से जाना जाता है, इनकी तरंगदैर्घ्य क्या है, इनके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जब हम जानेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का निर्माण किससे होता है? इस पूरी आवृत्ति की जो एक तरंगदैर्घ्य है, इनका निर्माण किससे होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों से। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं क्या। विद्युत चुंबकीय तरंगों से पहले आप यह भी तो जानिए कि आखिर तरंग क्या है, क्योंकि जब आप विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ेंगे तो आप विद्युत चुंबकीय का अर्थ तो समझ जाएंगे, लेकिन तरंगों को भी तो पता होना चाहिए कि आखिर तरंग यानी वेव क्या है। ठीक, तो आप सभी जानते हैं, जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो जहां आपने पानी में पत्थर फेंका, उसके चारों तरफ एक गोल आकृति आगे की तरफ बढ़ती है। कैसे? जैसे मान लीजिए तालाब है, आपने तालाब में पत्थर फेंका और उसके चारों तरफ हम जानते हैं कैसे लहराते हुए बाहर की तरफ गोल गोल आकृतियां, ऐसी गोल आकृतियां आगे की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, आपको आंखों से कैसे दिखाई देती हैं कि मान लीजिए आपने तालाब में पत्थर फेंका और ये गोल आकृतियां ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं, और यही गोल आकृतियां जो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, इन्हें ही तरंगें कहा जाता है। यही दरअसल क्या कहलाती हैं? वेव, यानी तरंग कहलाती हैं। तो आप तरंग को साधारण परिभाषा के रूप में यदि समझें तो ध्यान रखिए, ऊर्जा संप्रेषण का माध्यम ही तरंग है। ऊर्जा संप्रेषण का माध्यम यानी कैसे? देखिए, यहां पर आपने पत्थर फेंककर एक फोर्स पैदा किया, आपने यहां एनर्जी पैदा की, और ये एनर्जी बाहर की तरफ ट्रांसफर होती जा रही है, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण होता जा रहा है, और यही क्या कहलाया? वेव। क्यों? क्योंकि वेव के थ्रू ही तो ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, इसमें आपने देखा। तो ये क्या कहलाती हैं? तरंगे कहलाती हैं। तरंगे क्या होती हैं? ये ऊर्जा का स्थानांतरण करने में सहायक होती हैं, यानी ऊर्जा के संप्रेषण के लिए आप जिसका इस्तेमाल करते हैं, जो माध्यम का कार्य करती हैं, वे तरंगे कहलाती हैं, वे वेव कहलाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, जब भी हम तरंगों के बारे में बात करेंगे, तरंगे यानी क्या? तरंगों का मतलब है कि ये माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, जैसे विद्युत तरंग। अभी आप चुंबकीय तरंग को छोड़ दीजिए, ठीक है, विद्युत तरंग। यदि हम चुंबकीय तरंग की बात करें, देखिए, जब आप किसी चुंबक को लेकर आते हैं या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड के आसपास भी तरंगे क्रिएट होती हैं, है ना, और ये क्या कहलाती हैं? चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। यानी हम हमारे वातावरण के आसपास की बात करें तो यहां पर दोनों प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं, मिक्स होकर। ध्यान रखें, मिक्स होकर दोनों प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं, जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से जानते हैं। ये तरंगे दोनों, यानी जब आप बात करेंगे विद्युत तरंग की और आप बात करेंगे चुंबकीय तरंग की, तो ये दो अलग अलग तरंगे हैं। क्यों? क्योंकि एक तरंग विद्युत क्षेत्र के माध्यम से पैदा हुई और दूसरी तरंग किससे पैदा हुई? ध्यान रखें, चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से। ठीक है, और ये दोनों तरंगे एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो मान लीजिए कि ये विद्युत तरंग है जो आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ रही है। ठीक है, ठीक इसके ही इस दिशा की ओर जो तरंगे ऊपर ऐसे ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ती हैं, ये दोनों तरंगे मिक्स होकर कहलाती हैं क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्योंकि एक तरंग क्या हो गई? विद्युत तरंग हो गई, विद्युत क्षेत्र की वजह से उत्पन्न हुई ये तरंगे, और दूसरी चुंबकीय तरंग हो गई। क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ये दोनों तरंगे आपस में मिलकर जब आगे की तरफ बढ़ती हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। ठीक, जब भी हम तरंगों की बात करेंगे तो ध्यान रखिए तरंगों की भी अपनी कुछ खास शब्दावलियां होती हैं, उनकी कुछ अपने डेफिनेशंस होती हैं। जैसे हम तरंगों के बारे में जब बात करेंगे तो ध्यान रखें, जब हम तरंग पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि यह एक तरंग है या वेव है जो इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब इस वेव में इस पोजीशन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए, यह अपने माध्य स्थिति से, यह इसकी क्या है? माध्य स्थिति है, इसकी वेव की माध्य स्थिति से जितनी ऊंचाई की ओर उठ सकती है, यह इसका आयाम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आयाम। और ठीक ये आयाम यह भी होगा, क्या कहलाएगा? ये आयाम। ध्यान रखें, यानी माध्य स्थिति से वेव की ऊंचाई या जितनी ऊंचाई तक या उच्च आवृत्ति तक जितनी ऊंचाई तक यह ऊपर उठी है, यह इसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। इसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस वेव में एक और बात ध्यान रखिएगा, यह जो ऊपर की ओर उठा हुआ हिस्सा है, वेव में आप बात करें, यह हिस्सा जो ऊपर की ओर उठा हुआ है इसे कहते हैं श्रृंग। ठीक, और यह हिस्सा जो नीचे की ओर उभरा हुआ है या नीचे की ओर धंस गया है, इसे कहते हैं गर्त। ये हमने बात की किसके बारे में? तरंग के बारे में। ध्यान रखिए, जब तरंगों के बारे में ये बातचीत हो कि एक श्रृंग प्लस एक गर्त मिलाकर एक पूरी तरंग बनती है, तो ये यही बात है। एक श्रृंग प्लस एक गर्त मिलाकर पूरी एक तरंग का निर्माण होता है, यही क्या कहलाती है? एक तरंग दैर्ध्य। यानी जब हम तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्ध्य की डेफिनेशन में एक श्रृंग प्लस एक गर्त बराबर एक तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से शो करते हैं, इसका सिंबल क्या है? लैम्डा। यानी जब कभी भी किसी वेव की बात की जाती है कि इसकी वेव या वेवलेंथ को, तरंग दैर्ध्य को हम कैसे यहां पर दिखाएंगे, दर्शाएंगे, तो इसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि कई बार आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएंगी, यानी आपको यह भी मिल सकता है कि एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यह भी आपको मिल सकता है, बिल्कुल यह डेफिनेशन भी सही है। और यह भी मिल सकता है कि एक गर्त से दूसरे गर्त की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो आपको इस प्रकार के डेफिनेशन मिल सकती हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ध्यान रखें, जब भी हम वेब की बात करते हैं, अभी हमने बात की किसके बारे में कि हमने तालाब में एक पत्थर उछाला तो ऐसे वेब आगे बढ़ती है, तो आपने देखा इसकी पूरी परिधि मिलाकर एक तरंग का निर्माण कर रही है ना। और यही होना चाहिए इसकी डेफिनेशन। यानी जब हम इसकी एग्जैक्ट और सही डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्लियर डेफिनेशन क्या होगी, तो ध्यान रखिए, एक श्रृंग प्लस एक गर्त मिलाकर क्या बनी? एक पूरी तरंग बनी। और ये क्या है? इसकी तरंग दैर्ध्य है। जब भी बात की जाती है तरंग दैर्ध्य के बारे में, तो ध्यान रखिए, हम इसे आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए तरंग दैर्ध्य के बारे में ही हम इसके पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए, मान लीजिए यह एक वेव है, ठीक। तो आपने देखा ये यहां से ऐसे बढ़ती है, आगे जाती हुई इसकी जो वेव है यह छोटी होती जाती है, यानी इसकी वेवलेंथ क्या हो गई? छोटी हो गई। तो यहां से यहां तक क्या हुई इसकी? यहां यह एक तरंग है, और यह क्या है? इसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य।
आपने एक तरंग की पूरी श्रृंग प्लस गर्त, ये क्या मिल गई, ये क्या बनाते हैं, मिलकर वेवलेंथ बनाते हैं। एक पूरी तरंग दैर्ध्य बनाते हैं। तो एक वेव की लेंथ ही है, एक वेव की लेंथ क्या हो गई, वेव लेंथ। ठीक है, तो हमने देखा कैसे वेवलेंथ के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, और जैसे ही ये तरंग आगे की ओर बढ़ती जा रही है तो इनकी जो वेवलेंथ है क्या होती जा रही है, इसकी तुलना में कम होती जा रही है ना। और आप और आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा कि इसकी वेवलेंथ, क्योंकि हमने क्या कहा, पूरी एक आप उसको ले लीजिए तरंग को, कहां से, यहां से लीजिए यहां तक, क्योंकि हम ऐसे लेते हैं ना पूरी एक वेव। तो ये देखिए पूरी एक वेव, यहां पर जो आपने इसकी लंबाई देखी, यहां पर जो इसकी लंबाई देखी, और यहां पर जो इसकी लंबाई देखी, आपने देखा कि यहां पर यानी ए तरंग की जो वेवलेंथ है वह ज्यादा है, बी तरंग की वेवलेंथ ए तरंग की तुलना में कम है, लेकिन सी तरंग की तरंग लेंथ की तुलना में या तरंग दैर्ध्य की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो ध्यान रखिए ये है क्या, तरंग दैर्ध्य या वेव लेंथ। ठीक है, तो हमने तरंग से जुड़ी हुई जो शब्दावलियां हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। अब आइए जानते हैं हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। देखिए जब हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान रखें, हमने अभी चर्चा की क्या, दो वेव्स, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों में दो वेव्स हैं, कौन कौन सी, एक आपने देखा विद्युत चुंबकीय तरंग में एक वेव कौन सी है आपने देखी, इसी में आप ड्रॉ कर देते हैं, एक विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न, और दूसरी हम चर्चा की किसके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न। ठीक है, तो दो प्रकार की वेव हो गई, एक विद्युत क्षेत्र वाली और एक चुंबकीय क्षेत्र वाली। तो आप इससे ध्यान रखें, जब भी हम इन दोनों तरंगों के बारे में पढ़ेंगे तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। आपने देखा यह है विद्युत तरंग और यह है चुंबकीय तरंग। अब इन दोनों के बीच में जो यह पूरा फील्ड क्रिएट होगा, यह क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, इसकी वजह से जो पूरा फील्ड क्रिएट होगा यह क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। तो इन दोनों के माध्यम से जो पूरी आवृत्ति का एक बैंड बनता है, इस पूरी बैंड को ही क्या कहा जाता है, क्योंकि हमने देखा विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में भी हमने जाना कि तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य है वह अलग अलग हो सकता है ना। तो यहां पर मान लीजिए इसका तरंग दैर्ध्य इतना बड़ा है, तो आगे जाकर हो सकता है छोटा हो जाए और इसका जो स्थान है यह क्या हो, इसकी तुलना में कम हो जाए। तो जब हम बात करेंगे इन्हीं फ्रीक्वेंसी की तुलना में, जब हम बात करेंगे इनकी आवृत्ति के बारे में, तो यही दर्शाता है, दरअसल तरंग दैर्ध्य ही बताता है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्यों, क्योंकि जब भी हम आवृत्ति की बात करेंगे, आवृत्ति के बारे में ध्यान रखिएगा, कैसे आवृत्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं, आवृत्ति यानी एक सेकंड में किसी एक बिंदु से, या मान लीजिए आपने बिंदु यहां रखा, ठीक है, एक सेकंड में किसी एक बिंदु से गुजरने वाली तरंग की संख्या, गुजरने वाली तरंगों की संख्या, ये क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। मान लीजिए इस बिंदु से एक सेकंड में या एकांक इकाई में, ठीक है, एकांक समय में, मान लीजिए इस बिंदु से केवल एक ही तरंग गुजर रही है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, एक। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई तरंग बहुत स्पीड से गुजर जाए, यानी यहां पर मान लीजिए एक बिंदु है और एक सेकंड के भीतर यह तरंग 3-4 बार यहां से होकर फिर गुजरती है, तो यहां पर इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो आप ध्यान रखिए, आवृत्ति के बारे में ध्यान रखिएगा, किसी बिंदु पर एक सेकंड में गुजरने वाली वेव की संख्या क्या होती है, या तरंग दैर्ध्य की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो ध्यान रखें, आवृत्ति को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों की कि आवृत्ति क्या है, आवृत्ति क्या है। तो जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम में आवृत्ति की बात करेंगे तो आवृत्ति का मतलब यही है कि एक बिंदु से एक सेकंड में वह तरंग कितनी बार गुजरी है। ठीक है, यही क्या है, आवृत्ति है। तो जब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि इसमें ये वेव्स कई आवृत्तियों से आसपास आगे बढ़ती हुए छोटी 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 बढ़ती हुए फिर आगे जाती है। तो यहाँ देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है, यहाँ जो तरंग दैर्ध्य है, इनमें क्या है, अंतर है। इस वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी में भी अंतर होगा। फ्रीक्वेंसी में अंतर की वजह से, इन आवृत्तियों में अंतर की वजह से जो ऊर्जा है स्थानांतरित हो रही है किसके माध्यम से, फोटोन के माध्यम से। तो यह भी, इसमें भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो किन तीन चीजों के बारे में आपको देखना है, आवृत्ति जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा तरंग दैर्ध्य, और तीसरा ऊर्जा, या आप कह सकते हैं फोटोन के माध्यम से कितनी यहां पर ऊर्जा निकली। तो इन तीनों के माध्यम से ही एक पूरा स्पेक्ट्रम बनता है, एक पूरा स्पेक्ट्रम तय किया जाता है पूरा, और इस पूरे स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे बैंड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन्हें ही हम बैंड के नाम से जानते हैं। और जब यही बैंड पूरी स्पेक्ट्रम के रूप में पूरा फैलता है तो इसे हम क्या कहते हैं कि यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। क्या है यह, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी हम बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के उस पूरे सेट के बारे में जहां पर अलग अलग प्रकार की आवृत्ति पाई जाती है, अलग प्रकार की तरंग दैर्ध्य पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के फोटोन या ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इस पूरे स्पेक्ट्रम को कई भागों में विभाजित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि लगातार इस स्पेक्ट्रम में शोध होती गई। सबसे पहले चर्चा आया कि पूरे स्पेक्ट्रम में दो प्रकार की क्या देखी गई हैं, किरणें या तरंगें देखी गई हैं। एक तो दृश्य तरंगे और दूसरी अदृश्य तरंगे। तो दृश्य तरंगों में हम जो दृश्य प्रकाश जिसके माध्यम से मानव देख पा रहा है आसपास की वस्तुओं को, मैं आपको या हम आसपास या डस्टर या मैं पेन या इस पूरे पैनल को देख पा रही हूं, तो ये किसके माध्यम से देख पा रही हूं, दृश्य प्रकाश के माध्यम से देख पा रही हूं। लेकिन आप जब एक्सरे करवाते हैं, आप जब माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं तो वहां भी वेव्स काम करती हैं, लेकिन आप उन वेव्स को देख नहीं पाते हैं अपनी आंखों से। तो वे कौन सी वेव्स कहलाती हैं, वे अदृश्य वेव्स या अदृश्य तरंगे कहलाती हैं। तो यहाँ पर इस पूरे स्पेक्ट्रम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दृश्य तरंगे और अदृश्य तरंगे। और अदृश्य तरंगे में परावैगनी तरंगे, अवरक्त तरंगे, गामा किरणें, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। जबकि दृश्य प्रकाश में हमने किसके बारे में चर्चा की है, विबग्योर के बारे में चर्चा की है। आप सभी जानते हैं कि दृश्य प्रकाश यानी विबग्योर। ठीक है, विबग्योर यानी वे सभी प्रकार के, वे सभी सातों कलर जिनके बारे में हम प्रिज्म में पढ़ते हैं, है ना, जिनके बारे में हम दृश्य लाइट या हम कहें दृश्य प्रकाश में पढ़ते हैं, वे सभी कहाँ हैं, विबग्योर में है। और इनकी भी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी अपनी तरंग दैर्ध्य होती है। और इसी के माध्यम से हमारी आंखों को कोई कलर कितना स्पष्ट दिख रहा है और कितना स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए ध्यान रखिए, तरंग दैर्ध्य बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कितनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह कितनी ऊर्जा का या कितने फोटोन का वह आगे से प्रवाह लेकर जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऊर्जा के प्रवाह के माध्यम से ही, इन्हीं तरंगों के ऊर्जा के प्रवाह के माध्यम से ही हम रेडियो तरंगों का कार्य कर रहे हैं। रेडियो तरंग यानी हम जानते हैं कि हम एक स्थान से बैठकर दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति से बातचीत कर पा रहे हैं। ये किसके माध्यम से कर पा रहे हैं? तरंगों के माध्यम से कर पा रहे हैं। हम टीवी देख पा रहे हैं, एंटीना लगा पा रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें आजकल कर पा रहे हैं। किसकी वजह से कर पा रहे हैं? हम सैटेलाइट इमेजेस से या सैटेलाइट से भी काफी सारी डाटा इकट्ठा कर पा रहे हैं। वो किसके माध्यम से कर पा रहे हैं? तरंगों के माध्यम से कर पा रहे हैं। इसलिए ये तरंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम है वह कितने भागों में डिवाइड है। तो ध्यान रखिए,
इसके 7 प्रकार हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है इसे 7 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः ये 7 भाग कौन कौन से हैं? तो अभी हमने चर्चा की थी फ्रीक्वेंसी के बारे में और हमने चर्चा की थी तरंग दैर्ध्य के बारे में। तो ध्यान रखिए, जब भी हम बात करेंगे तरंग दैर्ध्य, देखिए यहां से एक वेव कहां तक, यहां तक, तो ये क्या हो गई? एक तरंग वेव हो गई या एक तरंग दैर्ध्य हो गई। इस तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ को हम शो करते हैं किससे? लैम्डा से। ठीक है, ये क्या है? लैम्डा। हमने एक पूरी तरंग दैर्ध्य ली और ये क्या हो गया? लैम्डा। आगे बढ़िए, आप देखिए इसकी जो डिस्टेंस है क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यानी ध्यान रखें, यहां पर तरंग दैर्ध्य क्या है? ज्यादा है, यानी इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? अधिक है। जबकि आप जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो यहां पर लैम्डा का मान क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीच की जो दूरी है वह काफी कम हो गई और लगातार कम होती जा रही है ना। एक श्रृंग और एक गर्त लीजिए, प्लस प्लस, आपने देखा इसकी दूरी यहां पर क्या हो गई? कम हो गई। किसकी तुलना में? यहाँ की वेवलेंथ की तुलना में, है ना। तो यहाँ की वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, अधिक होगी। और जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे गामा रेज की तरफ, तो इनकी वेवलेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहां पर जो आवृत्ति है, क्योंकि आपने देखा ना, अब 1 सेकंड में यहां पर जितनी वेव गुजर रही है उसकी तुलना में 1 सेकंड में यहां जितनी वेव गुजरेगी, इनकी संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो जब आपसे पूछा जाए कि आप तरंग दैर्ध्य के आधार पर जमाइए कि निम्नलिखित वेव में तरंग दैर्ध्य के आधार पर आरोही क्रम क्या होगा, तो आपको कैसे देखना होगा? इसी आधार पर देखना होगा कि सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य क्या है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, तो आपको छोटे से बढ़ते क्रम की ओर आगे आना होगा तरंग दैर्ध्य के आधार पर। अब आइए देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसे कितने भागों में बांटा गया है और ये किस प्रकार हमारे लिए सहायक है। तो देखिए, हम सबसे बड़ी जो तरंग दैर्ध्य है उससे छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी जो तरंग दैर्ध्य है वह है रेडियो वेव्स की। ध्यान रखें इसमें, यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चर्चा में है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे अधिक है। ध्यान रखिए, रेडियो वेव्स का उपयोग हम करते हैं टीवी वगैरह के संचालन में। आजकल जिन वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है वो रेडियो वेव्स होते हैं और रेडियो वेव्स हमारी आम जीवन है इसके लिए क्या हो गई है? काफी हेल्पफुल हो गई है। यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन, इसके लिए हम रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, थोड़ा इससे कम फ्रीक्वेंसी की बात करें और माफ कीजिएगा, थोड़े इससे कम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो उसके बाद है माइक्रोवेव्स। ठीक है, यानी ध्यान रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसे 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम तरंग दैर्ध्य की संख्या के आधार पर, छोड़ दीजिए तरंग दैर्ध्य की हम लंबाई के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा, यदि हम लेंथ के हिसाब से देखें कि तरंग दैर्ध्य आगे बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य की लंबाई क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड जिन्हें हम अवरक्त किरणें कहते हैं, इसके बाद विजुअल लाइट जिन्हें हम क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश, इसके बाद अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणें, फिर एक्सरेज और फिर गामा रेज। तो ध्यान रखें, गामा रेज की यदि हम बात करें तरंग दैर्ध्य की तो गामा रेज की तरंग दैर्ध्य इस पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे कम है ना। आपने देखा उससे थोड़ा सा अधिक किसकी है? एक्सरे की, फिर उसके थोड़ा अधिक क्या है? अल्ट्रावायलेट की, इससे थोड़ा सा अधिक देखिए विजुअल लाइट की, इसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। रेडियो वेव की यदि हम बात करें अल्फा के मान की, या हम बात करें रेडियो में, माफ कीजिएगा, यदि हम बात करें रेडियो वेव के लैम्डा के मान की तो देखिए सबसे अधिक होगा ये। ठीक है, तो रेडियो वेव का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? टेलीविजन में, ब्रॉडकास्ट में। इसके बाद आता है माइक्रोवेव। तो हम जानते हैं माइक्रोवेव से में हम खाना गर्म करते हैं, उसमें जो रेडिएशन आती है, जो वेव्स आती है, वे क्या करती हैं? खाने से जो जल का तत्व है उसे क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। ठीक है, माइक्रोवेव, जिसके माध्यम से जो खाना है वह क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, या खाद्य पदार्थ क्या है वह गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं यूज्ड इन कुकिंग, रडार, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल। देखिए, हम जो फोन का इस्तेमाल करते हैं ना उसमें भी माइक्रोवेव्स या इन वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें माइक्रोवेव्स का। ठीक है, थर्ड है इंफ्रारेड, जिन्हें हम अवरक्त किरणों के नाम से जानते हैं। तो इनका इस्तेमाल ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिट्स हीट्स फ्रॉम सन
फायर एंड रेडिएशन, इसमें हम इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। जो अवरक्त किरणें हैं ये हार्मफुल होती हैं और आसानी से, ध्यान रखें, ये क्या होती है, मानव के शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करें विजिबल लाइट की। तो ध्यान रखें, विजिबल लाइट में चूंकि हमने बात की इसमें 7 कलर होते हैं, कौन कौन से, विविग्योर। तो ये यहां से इस तरीके से विविग्योर, रेड कलर यानी यह, तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, ज्यादा होगी किसकी तुलना में, वॉयलेट की तुलना में। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश हम जैसे 7 रंगों के नाम से जानते हैं। इंद्रधनुष वाला जो हमारा कंसेप्ट हमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, वह किसके अंतर्गत है, इसी के अंतर्गत आता है। प्रिज्म से जो 7 रंग के प्रकाश की हम बात करते हैं वे भी दृश्य प्रकाश से ही देखी जाती हैं। ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं, हम इससे आसपास की चीजों को देख पाने में सक्षम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेवलेंथ थोड़ी कम होती जाती है और हम पहुंचते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों की तरफ। अल्ट्रावायलेट किरणें यानी सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों की बात कर रहे हैं, जिससे हमारे सन से जो परावैंगनी किरणें आती है वो मनुष्य की स्किन को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। तो ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम ब्लैक गॉगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब बात करें तो देखिए हमने चर्चा की कि हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसके थ्रू, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू, और ये हमारे स्किन है इसको क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। तो इनसे बचने के लिए भी कई उपाय किए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक्सरे पर पहुंचते हैं। और यदि हम बात करें एक्सरे के बारे में, तो ध्यान रखिए जो एक्सरेज होती हैं वे काफी खतरनाक होती हैं और मनुष्य के शरीर को हानि पहुंचा सकती है। ठीक है, तो एक्सरे का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, हम चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। जब आपकी हड्डियों में या आपके शरीर में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो या कुछ हमें मेडिकल कंडीशन आती है, तो फिर हम इससे एक्सरे के थ्रू आपके पूरे शरीर का एक पूरा नक्शा निकालते हैं और नक्शे के आधार पर देखते हैं कि आपकी बॉडी में कहाँ पर क्या दिक्कत आई है। यानी हड्डियों में यदि फ्रैक्चर की समस्या आती है तो एक्सरे का इस्तेमाल करके, यानी इसका इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में होता है। ठीक है, और कैंसर जैसी जो खतरनाक बीमारियां हैं, या आप मानकर चलें कैंसर के साथ साथ जो बीजों का बाध्यकरण होता है, ठीक है, तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो गामा रेज किस लिए काम आती है, ध्यान रखें, यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल्स, यानी कैंसर सेल्स की को मारने के लिए जिन रेज का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें गामा रेज कहते हैं। और एक्सरे के लिए हमने देखा कि हमारी बॉडी और ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिए, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय यदि हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये इतने प्रकारों में डिवाइड है और इन रेज के हिसाब से इनकी वेवलेंथ के हिसाब से इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है और इनकी वेवलेंथ के हिसाब से, इनकी आवृत्ति के हिसाब से ही तय होता है कि इसका जो बैंड है वह कितना होगा। यानी इनका एक पूरा बैंड होगा। ध्यान रखें, रेडियो वेव का पूरा बैंड है, माइक्रोवेव का पूरा बैंड है, इंफ्रारेड का पूरा बैंड है, विजिबल लाइट का पूरा बैंड है और इनकी अपनी अलग अलग आवृत्ति होती है। ध्यान रखिए, अल्ट्रावायलेट की भी अपनी अलग आवृत्ति होगी। इतने से इतनी आवृत्ति के बीच में अल्ट्रावायलेट किरणों को रखा जाता है और इनका पूरा अपना एक बैंड होता है और इसी प्रकार से सारी चीजों का अपना बैंड है और पूरा बैंड एक साथ मिलकर आवृत्तियों के पूरे इस बैंड को एक साथ क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है और यही है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जाना किसे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। सबसे पहले हमने जाना वेव्स के बारे में, वेव्स क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा की। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है इसके माध्यम से। हमने जाना कि वेव्स के ऊपरी वाले हिस्से को श्रृंग और नीचे वाले हिस्से को गर्त कहते हैं। पूरा एक श्रृंग प्लस एक गर्त मिलाकर पूरी एक वेवलेंथ बनाती है, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं, जिसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं हिंदी में। और यही तरंग दैर्घ्य तय करती हैं कि किसी भी जो तरंग है उसकी आवृत्ति क्या होगी, क्योंकि तरंग दैर्घ्य 1 सेकंड में कितनी तरंग दैर्घ्य गुजरती है उसकी या कितनी तरंगों की संख्या है ये तय करती है आवृत्ति को। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।